हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे गैजेट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनका सीधा सा रिलेशन इस चैप्टर से है। आने वाले टाइम में हमें बैटरी वाली कार का भी ऑप्शन दिख रहा है। शायद अच्छा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही बैटरी वाली कार सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। इन सब के पीछे क्या है? बैटरी या उससे रिलेटेड जितने भी तरह के अप्लायंसेस यूज होते हैं, सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे हेल्प करता है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट हम पहनते हैं बहुत बड़ा सा, तो क्या होगा? गोल्ड बहुत कॉस्टली है, तो क्या करते हैं लोग, किसी सिंपल मेटल सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवा लेते हैं, जिससे उसका कॉस्ट कम हो जाता है और देखने में गोल्ड जैसा ही दिखता है। और एक खास बात क्या है, जो हम लोग गैस स्टोव यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है, किसकी? क्रोमियम की, निकल की। तो दिखने में स्टील जैसा दिखता है बढ़िया, लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है? आयरन होता है। तो आयरन चीप है। अगर गैस स्टोव ये पूरा का पूरा अगर हम बनाएंगे किसका, इट इज़ मेड अप ऑफ कंप्लीट स्टील, स्टेनलेस स्टील या निकल या क्रोमियम का बनाएंगे, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज़ करके इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया है। तो क्या कर दिया, इस गैस स्टोव में निकल या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी गई है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। लेट अस सी, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके पहले मैं मेन टॉपिक की तरफ चलूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानना चाहिए, जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले मैं यहाँ क्या समझता हूँ, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रो और आयंस, आप देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट फ्लो हो सकता हो। या आप ये कह सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन विच है आयन, ऐसे लिख लीजिए, फ्री मोबाइल आयन्स, जिसमें फ्री मोबाइल्स आयन होते हो। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, H+ आयन निकल रहा है, एसिड का सोल्यूशन है। या आप इसमें देखिए Na+Cl- नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन्स हैं इसमें। तो ये सब क्या है, ये सब हमें दिखाता है कि दिस इज द आयोनिक सब्सटेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है ये, है ना। अच्छा, दूसरा बात करते हैं, हैव सम चार्ज। आयंस क्या होते हैं? स्पीसीज विच हैव सम चार्ज, जिसमें कुछ चार्ज होता हो, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। देखिएगा जैसे Na+, Mg2+, Al3+, H+, K+, ये सब क्या क्या हैं? ये दे आर पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिखा Cu2+, है ना। और नेगेटिव चार्ज क्या हो सकते हैं, बोलिए? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता हो, आयन हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। Cl- आयन हाइलाइट का तो पूरा खानदान ही नेगेटिवली चार्ज हुआ करता है, ऐसा हमने पढ़ा है। उसका पावर 2- हो सकता है। SO4 2-, ये नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, सब समझिएगा। तो ये सब आयंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड आयंस। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। सर ये क्या होता है, समझने को क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तीन तरह के स्पेशली हो सकते, तो तीन तरह के हो सकते हैं। ऐसा सेल, ये क्या करता है, इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है सर? और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान से देखिएगा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल सेल। इक्विलिब्रियम जब होता है। चलिए बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। गैल्वेनिक सेल आप समझिए, जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं घड़ी में, वो एक तरह से गैल्वेनिक सेल जैसा काम करता है। मतलब ऐसा सेल जो क्या करता है, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को, किसी केमिकल के एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करता है? यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखेंगे,
जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। और एक बात है, क्या होता है कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और एक बात है, ये क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, ध्यान से रखेंगे किसकी बात है, स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ये रिएक्शन अपने से होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जैसे कभी आप डिनर के लिए बैठे हों और या आप पढ़ाई कर रहे हों, है ना, स्टडी टेबल पर हैं और वहाँ से मटर पनीर की महक आ रही है, किचन से मम्मी बना रही है, कोई बना रहा है, तो क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। तो क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते ना ऐसा कोई सीन आ जाए कि यार आंखों में आंसू आ जाए, तो क्या होता है, ये आंखों में आंसू आप रोक नहीं सकते हैं, मतलब क्यों, वो स्पॉन्टेनियस है। वो कहाँ से आ रहा है, वो उसको देख करके आ रहा है, सीन को देख के आ रहा है कि यार ऐसा हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस जो अपने से रिएक्शन करता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, कि सोडियम के पीस को अगर ओपन में रख दिया जाए तो इट विल बर्न, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर क्या रखा मैंने भैया, मैंने यहाँ रखा CuSO4 और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने क्या रख दिया यार, जिंक का रॉड रख दिया। तो क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देखिए कैसा कलर चेंज होगा, ऐसा कलर चेंज हो जाएगा। तो मेरा मतलब उस चीज़ से है, क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये अपने से हो जाता है। कौन सा, गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन। बस आपको सेटअप करना होता है, किसी केमिकल को किसी केमिकल के साथ में सेटअप कर दीजिए तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और ये हमेशा क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेटर का काम करते हैं। आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। क्या खास बात है सर, ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जनरेटर, जनरेटर का काम करते हैं ये, है ना, जनरेट करते हैं केमिकल एनर्जी को यूज करके। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। रिवर्सिबल सेल की मैं बात करूंगा, इसको मिटा देता हूं मैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे करता है। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, जैसे कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप करंट उसको दे रहे हैं और उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देने से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। क्या है, बैटरी का चार्ज करना, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्ज करना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है। और क्या काम हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के और भी एप्लीकेशंस हैं। क्या है, किसी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करते हैं। मेटलर्जी में इसका यूज है, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता क्या है, स्पेशली जब उसको करंट देते हैं तो केमिकल चेंज कुछ करता है। फिर समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने से कोई केमिकल चेंज करता हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये क्या करता है, ये केमिकल्स को अगर आपस में मिला देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिएगा, इन दोनों को मेन खास है। फिर समझिएगा, ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ना। जैसे जो छोटा वाला सेल हम लोग यूज़ करते हैं रिमोट कंट्रोल में, टीवी के रिमोट में, वहाँ पर उस सेल में क्या होता है, उस बैटरी में केमिकल्स भरे हुए होते हैं। और जैसे ही उसको मैं सर्किट में लगाता हूँ अपने रिमोट कंट्रोल में, वो फटाफट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और रिमोट कंट्रोल प्रॉपर काम कर पाता है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, तो ये हो गई गैल्वेनिक सेल की, मतलब जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता हो। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या करता करेगा, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ये केमिकल चेंज लाएगा। एक खास बात है, इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक और काम करता है। क्या, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इसके रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देना पड़ेगा। मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, अपने से ये नहीं होता है ना, इसको धक्का लगाना पड़ता है। चलिए, और एक बात है, चलिए, ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एप्लीकेशंस क्या हैं और ये गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। अच्छा, इसका बात मैं कर रहा था, बात कर रहे थे रिवर्सिबल क्या होता है, इसकी
जब कोई सेल द सेल इज एट कहाँ पर हो, बोलिए भाई, एट इक्विलिब्रियम पर हो। कहाँ पर हो, इक्विलिब्रियम को कहते हैं रिवर्सिबल सेल। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, इसकी 0 होती है भाई, पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन लिया है और यहाँ पर क्या रखा है, कॉपर सल्फेट को मैंने रख दिया है ना। आप इसको Cu2+ आयन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं अगर क्या रख देता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपर की रॉड रख देता हूँ, तो क्या कोई रिएक्शन होगा, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यार, नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है दैट इज कैपेबिलिटी। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी कब आएगा, जब एक टंकी ऊपर और एक दूसरी टंकी नीचे हो, है ना, पानी वहाँ से अपने आप फ्लो होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने के लिए दोनों के रिएक्टिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। अब आगे हम एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। क्या एग्जांपल देखते हैं सर, इसे उल्टा कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, यह उसके उल्टा कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट है ये क्या है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। ये कॉपर सल्फेट मैंने लिया और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या रखा, यहाँ पर मैंने रख दिया जिंक। जब जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, है ना। कौन सी रिएक्शन होगी, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और कौन सी रिएक्शन, इसको और इसमें एक नया चीज़ होगा, क्या होगा कि जिंक का रॉड का कलर भी यहाँ बदल जाएगा। यहाँ एक लेयर लग जाएगी। किसकी लेयर लग जाएगी सर, बिल्कुल यहाँ कॉपर की लेयर लग जाएगी। किसकी लेयर लग जाएगी, कॉपर की लेयर। और कॉपर सल्फेट का कलर भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से, पहले ऐसे था और बाद में वैसा हो जाएगा। सर ये क्यों हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और यहाँ क्या लिखता हूँ, रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको मैं मिटाता हूँ पहले। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, या इसको आप पूरा लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ क्या होता होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता हो। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा, अगर जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगी, है ना। Na से क्या बन जाता है, ये Na+ और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सब दोनों प्रोसेस क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, आप देखिएगा यहाँ पर और भी क्या क्या हो सकता है। H से क्या बन जाता है, H+, और ये क्या है, ये सब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का एक एटम है और क्लोरीन में हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या करेगा, Cl- बनने की कोशिश करता है। इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ये कौन दे देगा, इसमें कोई भी दे सकता है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- बन जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर निगेटिव बन जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ किसी रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो उसको कहा करते हैं रिडक्शन रिएक्शन कहा करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, यहीं पर भी लिख सकते हैं कि अगर H+ इलेक्ट्रॉन ले रहा हो तो क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, है ना। तो एक और रहता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। ऑक्सीजन का गेन हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कैसे Cl, F, Br, है ना। इन सब का कोई गेन कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीजन कहलाएगा, बिल्कुल। जैसे Na का रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Na को क्या मिल गया, Cl मिल गया। तो क्या हुआ, सोडियम हैज़ गॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और Na को O2 के साथ में ट्रीट कर दीजिए तो Na2O बन जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या Na2O2 भी बन जाता है। तो ये क्या है, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आप इसका उल्टा लिख लीजिए, देन ऑफ क्या लिखा जाए,
गैन ऑफ हाइड्रोजन और क्या एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गैन करना, ले लेना। अगर कहीं पर Na, Mg है ना, ये सबको ले लिया जाए, Al, इन सबको कोई ले रहा हो तो क्या कहलाएगा, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल। और एक बात है, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये तो गेन की बात हो गई। अब मैं लॉस की बात भी कर देता हूँ। लॉस वालों को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, दैट इज लॉस ऑफ, जो यहाँ पर गेन होता है उल्टा कर दीजिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ क्या होगा सर, बिल्कुल लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जब लॉस होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का लॉस हो रहा है, वहाँ कहलाएगा वो रिडक्शन। और आगे क्या कहलाएगा यार, ये कहलाएगा देयर इज लॉस ऑफ, जो यहाँ गेन होता है वहाँ लॉस कर देना है बस, जो यहाँ गेन होता है वहाँ लॉस होता है, उसी को उल्टा होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसी को रिडॉक्स भी कहते हैं। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, चलिए ध्यान रखेंगे इसका। ये तो बात हो गई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब इसका हमारा एप्लीकेशन क्या है, इसको मिटा। अब देखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यूज करके अब आज हम लोग एक कौन सा सेल बनाएंगे, एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। कौन सा सेल भाई, गैल्वेनिक सेल। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता हो उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। आप समझिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट ले लिया, और यहाँ पर अगर आपने क्या रख दिया, अगर आपने कॉपर ही रख दिया, क्या रख दिया, कॉपर, तो नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ भी सी यू यहाँ भी सी यू, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ CuSO4 एक्वस, यहाँ पर रख लिया मैंने, एक्वस माने पानी में है, क्योंकि CuSO4 आयंस जब बनेगा तभी ये मोबाइल बन सकता है। एक्वस मैंने क्यों रखा है, क्योंकि Cu2+ और SO4 2- आयन के फॉर्म में हो तो ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है केवल आयंस के फॉर्म में। आप देखिएगा, तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको आयंस के फॉर्म में लिखा, एक्वस है, ये भी एक्वस है। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर जिंक का रॉड लगा देता हूँ, तो क्या ये एक गैल्वेनिक सेल का काम करेगा? नो, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी। नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। सर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये आयन इसी सोल्यूशन में यहीं कहीं एक्सचेंज हो जा रहा है ना। तो एक्सचेंज ऑफ आयन विद इन द सोल्यूशन हो जा रहा है, कोई बैरियर नहीं है। जैसे आप समझिए कि दो टंकी ऐसे रखी हुई है ना, दो टंकी ऐसे रखी हुई है ना, और अब क्या हो रहा है, दोनों में पानी रखा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अब क्या होगा, इसमें कलर्ड वाटर रखा हुआ है, कलर्ड है, और इसमें कैसा है, इसमें है नॉर्मल वाटर। कैसा है? नॉर्मल वाटर। अब बताइए, तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आपको यहाँ से पानी वहाँ जाता हुआ दिखेगा या वहाँ से यहाँ पानी आता हुआ दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी कलर्ड हो जाएगा और इसका कलर फेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज तो हो रहा है, लेकिन इससे हम लोग बल्ब को नहीं जला पाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप्लाई यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर यहीं इसी सोल्यूशन में विद इन दिस सोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं हो पाएगा। जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये तो बात हो गई कि क्या हो रहा है कि ये सेल का, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब इसको मैं मिटाता हूँ। आप देखिएगा गैल्वेनिक सेल क्या है, एक्चुअली
पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सेल में इस साइड में ऐसा, ये दो सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने रख लिया जिंक का कोई सोल्यूबल सॉल्ट, आप जिंक सल्फेट रख सकते हैं, आप यहाँ पर जिंक क्लोराइड भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है। और यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ CuSO4 का एक सॉल्यूशन, एक क्वस रख लेता हूँ। ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है। अच्छा एक बात बताइए आप, तो यहाँ पर अगर मैं जिंक का रॉड रखूँगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कोई करंट प्रोड्यूस होगा, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, है ना। और क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, मैंने यहाँ पर कॉपर रख दिया है, कोई कॉपर का सॉलिड रॉड रखा है, तो क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा तब इसको लगाने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक बल्ब लगा देता हूँ इस तरह से। जैसे ही मैं इसको इसे जोड़ता हूँ तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि इसमें बल्ब जलने लगता है, बल्ब ग्लोज। क्यों बल्ब ग्लो हो रहा है? तो इसके पीछे ये बताया गया कि देखिए धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो रॉड होती है, ये धीरे धीरे रॉड पतली होती जाती है, ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और फिर क्या होगा, ये अभी का सेटअप ऐसा है, और ये बाद में सेटअप कैसा हो जाता है, ये रॉड यहाँ पर थोड़ा मोटी होती जाती है, धीरे धीरे ये रॉड क्या हो जाएगी, थिकर होती जाएगी, ये रॉड पतली होती जाएगी, धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया, और बल्ब जलता रहता है। तो क्या होता है, उन्होंने कहा कि इसमें धीरे धीरे ये रॉड क्या हो रहा है, जिंक से जिंक का रॉड पतला क्यों हो जा रहा है। तो ये निकाला गया कॉन्सेप्ट कि Zn इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और Zn2+ बन जाता है। फिर से देखिएगा, जिंक के रॉड का थिनर हो जाना इस बात को बताता है कि ये आयन के फॉर्म में चला जा रहा है धीरे धीरे, और ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बिल्कुल इसको कहा करते हैं, ऑक्सीडेशन कहा करते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, है ना। और इटसेल्फ क्या हो जा रहा है, बोलिए ध्यान से देखिए, तो Zn क्या बन जा रहा है, Zn2+ इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। अच्छा ये क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे ये Cu, यहाँ का जो Cu2+ है वो क्या हो जा रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जा रहा है यार, ये बन जा रहा है Cu सॉलिड। देखिएगा कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बन जा रहा है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। क्यों सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप ध्यान रखिएगा, गुर्राता है, कौन गुर्राता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होता है, लॉस, लेपर्ड आपको देखेगा तो क्या करेगा, LEO लेपर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप ऐसे शॉर्टकट है, याद रखने के लिए रख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लेपर्ड, गुर्राता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अच्छा ये जो दोनों सेल हो रहे हैं, इस सेल का एक नाम दे दिया गया, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल का नाम से आता है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिडक्शन हाफ सेल। देखिएगा आधा ही है, दोनों को मिला देने से बल्ब जलता रहा, लेकिन बहुत देर तक ये बल्ब नहीं जला, है ना। कैसे हुआ, थोड़ी देर बाद क्या देखा हम लोगों ने, ये बल्ब का जलना धीरे धीरे बंद हो गया, कम हो गया। क्या किया जाए, क्यों सर ऐसा क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा जिससे बल्ब का जलना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Zn2+ आयन ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ से निगेटिव चार्ज को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। फिर से देखिएगा, है ना, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को वहाँ जाने ही नहीं देगा। तो क्या किया गया, ऐसा कुछ किया जाए कि जो एक्स्ट्रा Zn2+ बन रहा है उसको कम कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो क्या किया गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा एक अरेंजमेंट दे दिया कि जो यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं, है ना, और जो एक्स्ट्रा Zn2+ बन रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर दे।
तो KCl का यहाँ इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या कहते हैं इसको यार, सॉल्ट ब्रिज। इसमें पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या अगर इस तरह के सोल्यूशन भर सकते हैं, इसमें फिल कर देते हैं, सॉल्ट ब्रिज है ये। सर ये कर क्या रहा है सॉल्ट ब्रिज? इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, Zn2+ आयन ज़्यादा हो जाएगा, Zn2+ आयन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कौन ज़्यादा होगा, अरे Cu2+ आयन इसमें से निकल करके कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ कौन सा आयन ज़्यादा हो जाएगा, SO4 आयन ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। तो मुझे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से यहाँ से कोई आयन आए, इसको न्यूट्रलाइज कर दी। तो सोच के बताइए कि K+ या Cl- में से कौन आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सोचिए, यस क्लोरीन आएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो Cl इधर आएगा, यहाँ कौन आएगा, Cl- यहाँ से फ्लो करेगा। और इधर कौन आएगा, सोचिए यहाँ कौन आएगा, K+ आएगा और K2SO4 बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज करके रखेगा जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहें। अच्छा, और यहाँ पर भी ये न्यूट्रल रहेगा। अगर यहाँ पर सल्फेट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आने देगा, ये बिल्कुल नहीं आने देगा। तो हमने अभी तक क्या समझा कि जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रिएक्शन। और एक बात है, कैसे मालूम कि जिंक लूज कर रहा है, अरे यार जिंक लूज कर रहा है तभी तो जिंक की रॉड पतली होती जा रही है। और यहाँ पर कॉपर आयन से क्या बन जा रहा है, कॉपर सॉलिड बन जा रहा है। तो इससे कॉन्सेप्ट निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पता करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक और डिवाइस यूज़ करते हैं, जी माने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर हमेशा करंट के डायरेक्शन को बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो इधर फ्लो करेगा, वो बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। देखिएगा करंट का डायरेक्शन हमेशा इधर होता है, ध्यान रखेंगे, ये करंट का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे हमेशा, यस इधर जिंक से कॉपर की तरफ। क्यों सर, क्योंकि हियर इट इज़ मोर रिएक्टिव, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर इसकी ज़्यादा होती है। एक मज़े की बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा, जिंक का रॉड ये क्या कहलाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ऐसा रॉड जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है उसको हम लोग कहा करते हैं हमेशा एनोड। क्या कहते हैं यार, एनोड। जिंक की रॉड क्या कहलाएगी, एनोड। और कैसी होगी ये, निगेटिव। सर निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का सोर्स है, यहाँ से निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं और जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जिंक को क्या कहते हैं, एनोड है, और वो क्या है, एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। और यहाँ क्या है, ये कॉपर क्या है, ये कॉपर यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है, जो कैसा है, जो पॉजिटिवली चार्ज है। फिर से देखिएगा क्यों है पॉजिटिवली चार्ज, अरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो खुद कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर से देखिएगा एनोड जिंक बनेगा और कैथोड कौन है, निगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा वही एनोड बनता ही, ध्यान रखेंगे। वैसे इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, हम लोग ध्यान रखते हैं, LOAN, लोन। किसी भी गैल्वेनिक सेल में हमने यहाँ पर जिंक रखा है, आप यहाँ पर सोडियम भी रख सकते हैं। लोन का एक शॉर्टकट है, क्या लोन में हम लोग यूज़ करते हैं, लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, याद रखेंगे आप, लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन सेल बनाना चाहिए, इसका एक साइन ऑफ कन्वेंशन है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, एनोड होना चाहिए, और वहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल ही ड्रॉ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से वहाँ कर दें, आप इसको उल्टा ही बना देंगे तब भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन आप ऐसा ना करें। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ये देखा कि ये गैल्वेनिक सेल का सिंपल सा डिजाइन है। अब सर सॉल्ट ब्रिज को न लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ पर जल्दी से आप लिखिएगा, दैट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या है, पहली बात, ये पूरे सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है। इट मेक द सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर Zn2+ ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ सल्फेट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है। बात ये है कि ये क्या करता है, इट
इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सेल, ये इसके लाइफ को बढ़ा देता है। चलिए, ये तो बात तो कोई मेन और कुछ फीचर्स लिखे हैं, आप यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे। ये मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है इट इज़ द गैल्वेनिक सेल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए उसको भी बस जल्दी से समझ लेते हैं। इसको बनाने की बजाय इसको सिंपली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यहाँ हो क्या रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। फिर से देखिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में डिप होता है, इसीलिए इसमें डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है भैया, यहाँ पर Zn से क्या बन रहा है, Zn2+। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा कि Zn से क्या बनाएंगे, Zn2+, और आप क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट ब्रिज की लाइन। फिर से देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल को मैंने यहाँ बनाया, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, Cu2+ से Cu बन रहा है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्या भाई, Cu2+ से Cu, ध्यान से देखिएगा, यस। और यहाँ पर लिख सकते हैं एक्वस, और यहाँ क्या लिख देते हैं, एक्वस, ठीक है। और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। कौन से सेल को? गैल्वेनिक सेल को, बिल्कुल। और ऐसा आप खुद से चेंज करके देखिएगा, कुछ और भी गैल्वेनिक सेल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम कुछ और गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। उस सेल को बनाइएगा और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश। तो आपने क्या देखा कि किस तरह से पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और फिर रिडक्शन हाफ सेल को। अगले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे हम किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापेंगे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। चलिए, तब तक इससे प्रैक्टिस करिए, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।